नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वाध्याय के ऊपर। आज आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, किस प्रकार से है। तो उसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पॉलिनोमियल मतलब बहुपद को किस प्रकार से समझ सकते हैं। काफ़ी सारे डाउट्स हैं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके भी डाउट्स हैं और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके भी डाउट्स हैं। तो आज हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि हकीकत में पॉलिनोमियल होता क्या है। काफ़ी बार क्या है कि हम लोगों ने अपने आप की जो सोच है उसको थोड़ा संकुचित कर लिया है। जो कक्षा 9th में जो पॉलिनोमियल बताया गया है, हम उसी को ही पॉलिनोमियल समझकर उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों और जो भावी शिक्षक हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और जो रिसेंटली जो पढ़ा रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इस प्रकार का कोई भी जो मामलात हैं वो उस मामले को नहीं लेके आए। क्योंकि बहुपद जो है, जो 9th क्लास में दिया गया है, वो एक चर बहुपद है। वो सिर्फ क्या है, एक चर बहुपद है। वो कंप्लीट जो बहुपद होता है वो नहीं है, वो कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं कि हकीकत में ये पद बहुपद वगैरह होता क्या है, किस प्रकार से ये बनते हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्योंकि जब तक आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप जो आगे जो बीज व्यंजक वगैरह जो होते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते वक्त आपको बड़ा भारी लगता है मामला, जो हम लोग बोलते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक आप लोग हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर पाओगे। और अप्रोच अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है, और आप लोगों का जो भी करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जो मेरे छोटे छोटे जो विद्यार्थी हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, 9th क्लास 10th क्लास के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये थोड़ा काम के लिए होगी। लेकिन थोड़ा मामला थोड़ा क्या रहेगा इसमें, अपर लेवल का रहेगा। लेकिन हम जीरो से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो छोटे भाई बहन हैं हमारे वो अगर देख रहे हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आए। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए जी हाँ, जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल आता है उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प मिल जाए। कि एक भी हमारा जो क्वेश्चन हो, एक या दो क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, वो एकदम करेक्ट टू करेक्ट निकल के आए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम को लेकर कि किस प्रकार से है। हाँ, तो देखते हैं कि मामलात किस प्रकार से हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। एक पीपीटी तैयार है आप लोगों के लिए, देखते हैं किस प्रकार से क्या चीज़ें रहेगी। बहुपद, देखिए, जब हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो दो पद आप लोग बहुत बार बोलते हो। एक होता है हमारा चर और एक होता है हमारा अचर पद। ठीक है, अब ये चर और अचर क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, चर जो वैल्यू होती है जिसको अपन बोलते हैं ना वेरिएबल, तो यहाँ पे जो एक शब्द होता है वेरी, ज़्यादा डाउट मत करना, मैं हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या है कैसे है। जो शब्द होता है ना वेरी, ठीक है, वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरी का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली परिवर्तित होते रहना। इस वजह से जो हम शब्द पढ़ते हैं वेरिएबल, मतलब उनकी जो वैल्यू है, उनके जो मान है, वो कंटिन्यूसली क्या है, बदल सकते हैं। वो फिक्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। वहीं पे हम बात करें, एक शब्द आता है कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को फिक्स रहना, मतलब इसमें परिवर्तन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहां मामला परिवर्तनशील है। अब परिवर्तन है, इसका मतलब हमारे लिए चर जो होते हैं वो पद कौन कौन से हैं, जैसे कि आप बोलते हो ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, एक्स है, वाई है, जेड है। ये जितने भी पद आप लोग यूज में लेते हो किसी भी प्रकार की कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चा क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। कि सर मान बदलना वगैरह कैसे, किस प्रकार से, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो मान कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको वैल्यू दी गई है कि एफ एक्स इक्वस टू, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी वैल्यू अगर मान लो दी गई है, हम कह दें अगर एफ एक्स इक्वस टू +4, आपको बताइए वैल्यू क्या होगी। या हमको दे दिया जाए कि भाई 2x + 6, तो बताइए वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखो x के मान बदलते रहेंगे। यहाँ जो x का मान आएगा वो होगा कि भाई x बराबर हम क्या कर देंगे, -4 कर रहे होंगे।
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वस टू में 0 लेके आ जाऊँ तो x इक्वस टू 6/2 करने पर मेरे लिए वैल्यू जो है क्या आ रही होगी, 3 आ रही होगी। तो हमने देखा कि x के मान क्या है, अपने पास में बदल रहे हैं, मतलब परिवर्तनशील हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो सर होती कौन सी, ऐसे 1, 2, 3 कब तक बोलते रहोगे? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, रियल नंबर होता है यहाँ पे। कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको क्या रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि एक होता है हमारा चर, जो अल्फाबेट ABCD, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, हम उस प्रकार से उसको यूज में ले सकते हैं, चर बोल सकते हैं उन्हें। जब हम बात करेंगे अचर, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू के लिए थोड़ा ध्यान रखना, वैल्यू कौन सी होनी चाहिए आपकी, रियल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ओनली फॉर क्या होता है, रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। कौन सी रहेगी, वास्तविक संख्या होती है। अब वास्तविक संख्या में कोई भी नंबर आ सकता है, अंडर रूट में आ सकता है, बटे में कोई नंबर हो वो भी आ सकता है। ठीक है। जिन बच्चों ने भी नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो नहीं देखा है, एक बार आराम से उसको भी देखना। ठीक है, क्योंकि तो पता चलेगा आपको कि वास्तविक संख्या होती क्या है। ठीक है। वास्तविक संख्या में ध्यान रखना, जैसे कोई भी एक नंबर होगा प्रॉपर, वो भी वास्तविक है। माइनस में कोई नंबर है वो भी वास्तविक है। अंडर रूट में कोई नंबर है वो भी वास्तविक है। बटे में कोई नंबर है वो भी वास्तविक है। ऋणात्मक अगर बटे में है तो वो भी हमारे लिए वास्तविक रहेगा। ठीक है। अगर किसी प्रकार से किसी नंबर पे कोई पावर लगी हुई है वो भी हमारे लिए वास्तविक है। ठीक है। पॉइंट में कोई नंबर है वो भी हमारे लिए वास्तविक है। मतलब हमारा जो कांस्टेंट जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल जो है वो XYZ वगैरह में ही होना चाहिए। ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि चर क्या होता है और साथ ही साथ में अचर क्या होता है। तो दो मोटी मोटी हमारे कंफ्यूजन अगर दूर हो गए हैं, तो आगामी जो मैं लेक्चर बोलूंगा उसमें बस हम लोग इस प्रकार से बोल रहे होंगे कि वेरिएबल को मैं वी बोलता रहूंगा। ठीक है। और कांस्टेंट के लिए मैं सी बोलता रहूंगा। ठीक है। आगामी आप लोग जब भी लेक्चर देखेंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर में, तो हम वेरिएबल को वी बोल रहे होंगे और कांस्टेंट वैल्यू को हम सी से डिनोट करेंगे। बार बार कांस्टेंट कौन लिखेगा, स्पेलिंग बहुत बढ़िया यार। ठीक है। तो आराम से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आराम से इसको कॉपी करो। और हाँ, एक ही कंडीशन है मैथ्स की क्लास की, देखो मेरी एक ही मात्र कंडीशन रहती है, पेन और कॉपी लेके बैठा करो, कम से कम अपने हथियार अपने पास हो, तो युद्ध करने का मजा ही अलग आएगा। ठीक है। चलिए उतार लीजिए इस वैल्यू को, आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं पद क्या होता है। पद क्या है, क्रम क्या होती है, किस प्रकार से है, क्या मामलात हैं, तो आराम से इस चीज को समझना। देखो जो पद होता है हम लोगों का, ये जो है वो चर और अचर दोनों का गुणनफल होता है। चर और अचर दोनों का क्या रहता है, गुणनफल होता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। कि सर काफी बार तो हम सिर्फ चार को भी क्या बोल रहे होते हैं, पद बोल रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं बोलूंगा आप लोगों को कि 4x², तो मैं कहूंगा हाँ ये भी एक क्या है, टर्म है। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या एक पद हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से मैं बोल दूंगा कि सर 7y, के हाँ ये भी मेरा क्या है, एक प्रकार का मेरा पद है। मगर मैं बोल दूंगा कि 24, के हाँ ये भी मेरा एक प्रकार का पद है। कि सर यहाँ चर कहाँ है, अगर यहाँ 24 आप बोल रहे हो तो यहाँ चर कहाँ है? तो ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे चर है, वो याद उसकी जो वैल्यू की जो पावर है वो 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चर है, परंतु वहां पे ध्यान रखना जो चर की जो पावर है, ठीक है, उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 0 है। इस वजह से इंडिविजुअली हम उसको क्या लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं। इस बात का खास करके ध्यान रखना। हम थोड़ा बच्चों के हिसाब से अगर समझना शुरू करें तो हम कह सकते हैं कि अगर ओनली फॉर वेरिएबल हो तो वो भी मेरा एक पद होगा, ओनली फॉर कांस्टेंट हो वो भी मेरा एक क्या होगा, पद होगा। ठीक है। वेरिएबल को वेरिएबल से गुणा करवा दूं तब भी वो मेरा क्या होगा, पद होगा। अगर मैं वेरिएबल को कांस्टेंट से गुणा करवा दूं तब भी मेरा क्या होगा, वो पद होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। ये बच्चों के हिसाब से बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी पद जो होता है वो चर और अचर दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है। अब चर कितने भी हो सकते हैं और अचर कितने भी हो सकते हैं उसमें मेरे प्यारे बच्चों, कैसे, तो इसमें x और y ये भी एक पद है। x और y आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, ये भी क्या होगा, एक
पद होगा, ये ध्यान रखना। अब यहां से बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, सर 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 ये तो आप बहुपद पढ़ा रहे थे। अरे अभी हम बहुपद पे आए नहीं हैं, अभी हम बहुपद पे पहुंचे नहीं हैं, अभी रुको, पॉलिनोमियल पे पहुंचेंगे। पॉलिनोमियल जो शब्द आप बोलते हो उस पे अभी पहुंचेंगे, रुको, ठंडा पानी पियो, ठीक है। आओ ठंडो हो जाओ, आ जाओ, आप थोड़ा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से। अभी हम सिर्फ पद सुन रहे हैं, तो क्या ये पद नहीं है? हाँ ये पद है, ठीक है। इसके ऊपर हम पावर कितनी भी लगा दें, एक्स स्क्वायर एंड वाई क्यूब, ये भी हमारे लिए क्या रह जाएगा, एक पद रह जाएगा, एक टर्म तो है हम लोगों की, ठीक है। और टर्म्स की अगर हम लोग बहुत सारी टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विथ प्लस एंड माइनस, अगर हम लोग बहुत सारी टर्म्स का क्या करें, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो भी किसकी सहायता से, प्लस और माइनस की सहायता से, वो हमारे होते हैं बीजीय व्यंजक। क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक हो जाते हैं। किस प्रकार से, आइए आराम से समझना, देखो किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठंडा रहो एकदम, शांतिपूर्वक समझो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, पद हैं। कि सर x+1 नहीं है क्या? हाँ ये भी पद है, लेकिन ये दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद हैं। एक पद ये है और एक पद ये भी है, ये सब अलग अलग, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है सर। x² प्लस 7x+10, क्या सर ये टर्म? हाँ है, ये ध्यान रखना के लिए इंडिविजुअल है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जब इस पूरे के पूरे, जब एक साथ में प्लस और माइनस के साथ हम किसी प्रकार से बहुत सारी टर्म को जोड़ देते हैं, जब बहुत सारी टर्म को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तब हमारा बनता है बीजीय व्यंजक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बात करेंगे इसके बारे में कि ये क्या है सर, ठीक है। हम बात ध्यान से सुनना आराम से। पदों पदों के मध्य प्लस या माइनस के साथ बना संबंध अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे? आराम से मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप सोच के बताना कि क्या होगा। 3x+2y, x² + 5 only for x, only for 7, ठीक है। अब आपको पता नहीं कि कौन कौन से हैं, कैसे किस प्रकार से हैं, ठीक है। फिफ्थ 2x 3x³ इसी प्रकार से हम लोग बात कर आगे बात करें, थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे मैंने लिख दिया 7x+y+z, सॉरी 8, 7 हो गया, 8वां z। इसके लिए हम बात कर लें 3x² + 7x+9। तो अब आपको बताने हैं कि कौन कौन से बीजीय व्यंजक हैं और कौन कौन से बीजीय व्यंजक नहीं हैं। आराम से ईमानदारी से आप लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ में अपनी स्क्रीन को रोक कर सोचेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद अपना उत्तर देंगे, ठीक है। वीडियो को आराम से रोक कर भी आप इसको एक बार सोचिए कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो कितना आप लोगों को कितना करेक्ट लग रहा है। कि भाई हमने बोला है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक है क्या? पदों के मध्य प्लस माइनस के साथ बना संबंध। ये जो संबंध बनता है, हम अगर तो इंग्लिश में बोलना चाहें तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इन किसके किनके बीच में चल रहा है हम लोगों का, टर्म्स के बीच में, किसके साथ में, प्लस और माइनस, विथ प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब बात करेंगे सर कौन कौन से हैं, लगभग लगभग आपको सब बातें समझ में आ गई होगी कि कैसे किस प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई पद होने चाहिए, तो क्या ये दो पद नहीं है क्या? हाँ सर है, तो इसका मतलब ये तो हमारा है। क्या ये है कि हाँ सर ये भी है? ये है क्या?
कि सर बीच में संबंध मतलब एक से ज्यादा तो होने चाहिए थे। अरे हैं एक से ज्यादा, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं तो क्या होगा, मैं इसे इस प्रकार से लिख दूं तो क्या होगा, क्या नहीं होंगे ये, होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। 2x प्लस, मैं इसको अगर प्लस जीरो लिख दूं तो क्या नहीं होगा, यहां प्लस जीरो लिख दूं तो क्या नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई किसी प्रकार से सिंगल टर्म भी अगर है तो वो भी मेरा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इस बात का ध्यान रहे, ये इसी वजह से जानबूझ के आपको दिए गए हैं। यदि तीन वेरिएबल एक साथ आ जाएं तब भी ये क्या है, मेरा बीजीय व्यंजक है। अगर x प्लस जेड तीनों आ रहे हैं ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। अगर एक चर से मेरे कोई द्विघात समीकरण बन रही है तो ये भी मेरी क्या है, एक बीजीय व्यंजक होगा। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं तो ये आप लोगों को पता लग जानी चाहिए कि किस किस प्रकार के हम लोगों के पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब बात तो ठीक है यहां तक के बीजीय व्यंजक तो हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं क्या नहीं होते ये हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। लेकिन बहुपद क्या होता है, अब देखो कार्यक्रम शुरू होता है आराम से कि बहुपद क्या है, ठीक है। देखो इसी बीजीय व्यंजक में से कुछ बीजीय व्यंजक ही बहुपद होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, इन्हीं बीजीय व्यंजक में से कुछ बीजीय व्यंजक ही बहुपद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सर कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, जिन बीजीय व्यंजक के चर पर घात, किसके ऊपर, सिर्फ चरों पर, वेरिएबल्स पे पावर, ठीक है। वेरिएबल्स के ऊपर अगर पावर होल नंबर है, मतलब एक पूर्ण संख्या है, ऋणोत्तर है, अगर हिंदी में हम पढ़ें तो क्या होगा, ऋणोत्तर मतलब ऋणात्मक को छोड़कर, ऋणात्मक को छोड़कर हमारी कौन सी संख्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। अगर होल नंबर है पावर, तो वो सारे के सारे टर्म या फिर हम कह सकते हैं वो सारे के सारे बीजीय व्यंजक क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। देखो यहां पे हमने हर किसी को क्या कह दिया, बीजीय व्यंजक। क्या सर कुछ और भी बोल सकते हो बीजीय व्यंजक, हाँ आप लोगों को थोड़ा समझने के लिए हम यहाँ पे उन एग्जाम्पल्स को भी लेते हैं जिनको आप लोग नहीं मानते हो। जैसे कि हमने बोल दिया x प्लस वन अपॉन एक्स, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि मैंने आप लोगों के सामने बोल दिया कि एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस टू, ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुपद की बात नहीं की है, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चा, बीजीय व्यंजक की ही बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। तो यहाँ पे घात कैसी है कैसी नहीं इससे कोई मतलब नहीं है, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, बीजीय व्यंजक की कैटेगरी में आते हैं। फटाफट से यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी प्रकार से कोई भी चीज अगर आप लोग कर रहे हो, वो ईमानदारी से आप लोगों को नोट रखने हैं, इस चीज का ध्यान रहे। ये नहीं कि आप लोग बीच बीच में से करने लग जाओ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रख लेना। आगे बढ़े, चलिए। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया, अगला हमारे पास में क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के बाद में, ठीक है। सम स्पेशल algebraic expressions, some special algebraic expressions, उनके ऊपर पावर जो है, आराम से समझना, उनके वेरिएबल पे जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हम लोगों के पॉलिनोमियल कहलाएंगे। एक सिंपल एंड सटीक भाषा में अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात पूर्ण संख्या हो,
होल नंबर पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद होते हैं। वह क्या होते हैं? बहुपद होते हैं। मोटी मोटी लेके जो हम कहते हैं कि वेरिएबल्स में वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, मतलब एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मैंने साथ में इंग्लिश में क्यों लिखा है? क्योंकि पूर्ण संख्या हमने एक और पढ़ी थी नंबर सिस्टम में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर को भी कहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इंग्लिश भी साथ साथ में, मैंने उस वक्त कहा था कि इंग्लिश साथ साथ में आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो होल नंबर मतलब वेरिएबल्स के ऊपर पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे इसके अंदर एग्जाम्पल को लेकर कि भी कैसे किस प्रकार से, तो थोड़ा सा इस चीज को समझना कि कौन कौन से होंगे, कैसे किस प्रकार से हो सकते हैं। आराम से टेंशन फ्री होके देखना इस चीज को कि कैसे होता है कैसे नहीं। अगर मैं आपसे कहूं x की पावर 2, क्या ये एक प्रकार का बहुपद है? आप बोलेंगे सर पावर तो हम लोगों को होल ही दिख रही है, इसका मतलब ये तो है हम लोगों का। अगर मैं आपसे कहूं 3x+5, यह कि हम कहें कि 3x+3/x, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से कहूं √x+5, यदि हम आपसे कह दें 5x² + 2x+7, ठीक है। यदि हम आपसे कहें कि 3√x+x⁻³ तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। देखो मेन चीज क्या रखनी है, वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? होल। होल होने का मतलब सीधी सीधी सी बात है, आप यहाँ पे एक शब्द और बोल सकते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आई चीजें, वो होता है आप लोगों का ऋणोत्तर। क्या बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले सारे के सारे? ध्यान रखना, ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋणात्मक संख्या को छोड़कर। क्या मतलब होता है इसका? ऋणात्मक संख्या को छोड़कर। तो मतलब कौन कौन हो जाएंगे हमारे लिए कि सर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे एजुकेशन, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमें इनको चेक करके बताना है कि कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। अब आराम से देखना, देखो x के ऊपर पावर क्या है? 1, होल पावर है, ये है इसका मतलब। x के ऊपर यहाँ पे तो पावर 1 है, लेकिन जैसे ही इस x पे आओगे तो ध्यान रखना, ये x जैसे ही ऊपर जाता है तो x की पावर -1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या बोला है? 0 से लेकर धनात्मक की तरफ। इसका मतलब ये जो है वो बहुपद नहीं है, ठीक है। यहां हम बात करेंगे सर x की पावर तो 1/2 है, अंडररूड। अंडररूड का मतलब होता है x की पावर 1/2, इसका मतलब ये भी जो है वो बहुपद नहीं है। हम यहाँ पे बात करें कि सर यहाँ वेरिएबल पे पावर 2 है, ठीक है, होल नंबर है। यहाँ पे 1 है पावर, ठीक है, ये भी होल नंबर है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या हमको नहीं आई। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर किस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को शुरुआत में हम लोगों ने बोला था कि गणित जो है वो परिणाम पर बोध करती है। गणित किस पे बोध करती है? परिणाम पर। तो हमें इसको थोड़ा सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। आइए एक बार चेक करते हैं इस वैल्यू को। इसको चेक करेंगे तो वैल्यू होगी 3√x प्लस, यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x के लिए 1/2, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो x है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो पूरी लिखा जाएगा और एक x जो है वो साइड में अंडररूट के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या आएगा? अंडररूट x। अगर मैं इसको इससे भाग दूंगा तो अंडररूट से अंडररूट कट जाएगा, इसको इससे भाग दूंगा तब भी अंडररूट से अंडररूट कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से सुनो, 3√x और बट्टे में क्या बचेगा? अंडररूट x। और यहाँ पे बचेगा x√x और बट्टे में अंडररूट x। अंडररूट x कट गया, यहाँ भी कट गया, बचा क्या? 3+x। अब बताओ क्या 3+x बहुपद नहीं है? हाँ सर, 3+x बहुपद
है। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि और कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से। आराम से ध्यान देना, काफी बार डाउट उन्हीं प्रश्नों में आता है, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये बहुपद है? तो एक बात ध्यान रखना, ये बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, मैंने कुछ भी अपने मन से लिख दिया है यहां पे, लेकिन ये है तो बहुपद, है तो क्या? बहुपद। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये काफी बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सर ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, सर ये बहुपद नहीं है। अरे ये बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। लेकिन आप लोग गलती कहां करते हो? आप लोग एक चर बहुपद की वजह से गलती कर देते हो, क्योंकि पूरी की पूरे 9th क्लास में जो बहुपद दिया गया है वो एक चर बहुपद के ऊपर दिया गया है। पूरी जो 9th क्लास में बहुपद चल रहा है वो किस में चल रहा है? एक चर बहुपद में चल रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना कि ये बहुपद तो है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद का मतलब जिसमें सिर्फ एक चर हो। जिसमें कितना चर हो? सिर्फ एक चर, मतलब ओनली फॉर वन वेरिएबल हो। वेरिएबल कितना होना चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए। इस वजह से सारे के सारे आप लोग क्या करते हो? गलती कर बैठते हो। इसलिए कहते हैं प्रश्न को आराम से पढ़ा करो कि क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है? आइए, तो हम लोग थोड़ा सा इस पे भी चलते हैं। तो बहुपद समझ में आ गया कि क्या क्या हो सकता है बहुपद। तो हम कह सकते हैं कि सर सीधी बात है कि वेरिएबल के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए? एक होल होनी चाहिए, ठीक है ना? वेरिएबल के ऊपर पावर कैसे होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। बस दिमाग में यही सेट करके चलना, और कुछ भी कुछ नया सेट नहीं करना है। एक दो चीजें और भी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो उसमें भी देख सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब अगला जो आता है वो आता है, हम लोगों का टॉपिक हम देखें कि एक चर बहुपद। आप एक चीज और देखोगे, द्विचरी समीकरण, वो हम आगे 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 वाली क्लासों में पढ़ेंगे। उसमें दो चर आएंगे, एक्स वाई, पी क्यू, ए और बी, ठीक है, आर पी, इस प्रकार से। लेकिन यहां सिर्फ क्या बोला जा रहा है? एक चर बहुपद, मतलब जिसमें चर कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। कौन कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें चर मतलब वेरिएबल सिर्फ एक हो। जैसे हम कहना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ये हमारा क्या एक प्रकार का एक चर बहुपद है। ये क्या एक प्रकार का हमारा एक चर बहुपद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर काम आ रहा है, ठीक है? ये हम कहना चाहें 7y+5, ये हमारा एक चर बहुपद है क्योंकि सिर्फ एक चर काम आ रहा है, ठीक है? इसी प्रकार से अगर हम कहना चाहें 7x² प्लस 9, तो इसमें भी हमारा क्या है? सिर्फ एक चर ही काम आ रहा है। यदि हम कहना चाहें √3x+2, ये भी बहुपद है। ध्यान रखना, मैंने वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं लगाई है, मैंने पावर किस पे लगाई है? 3। और ये 3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। हमने पढ़ा था कि पद क्या होता है? पद होता है कि एक चर और एक अचर दोनों का गुणा। चर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अचर है वो एक क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। याद करो, शुरुआत में मैंने बताया था। तो √3 के साथ गुणे में है एक्स, तो एक्स के ऊपर किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है एक्स्ट्रा। ये बात ध्यान रखना, एक्स तो नॉर्मल है, एक्स के ऊपर तो पावर क्या है? एक, मतलब होल नंबर ही है। ये √3 है। √3 को देखकर इस ये मत बोल देना कि सर ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है पोलिनोमियल, ठीक है? ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। (3√x+7). अब इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? 3√x लगा दिया है, तब आप कहेंगे कि सर ये एक चर तो छोड़ो, ये तो बहुपद ही नहीं है। ये क्या नहीं है?
बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर x के ऊपर जो पावर है, x के ऊपर जो पावर है वो 1/2 हो गई है, इस बात का ध्यान रखना। और 1/2 जो है वो सर हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये एक सर, तो दूसरी बात है ये क्या नहीं, हमारा बहुपद ही नहीं है। इस बात की थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा क्या भाई, एक चर बहुपद की हकीकत में होता क्या है। एक चर बहुपद तो ये होता है एक चर, मतलब पूरी की पूरी आप लोगों के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर सिर्फ एक इंडिविजुअली एक वेरिएबल यूज में आ रहा हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जहां पे आप लोगों को टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की बात हो तो वहां पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी क्या होगा, एक बहुपद हो जाएगा। वहां पे आप लोगों का 5x प्लस y भी एक क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम जैसे जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स के नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस चीज को वो कैरी करने लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। हमने यहाँ पे सिर्फ एक सर बहुपद बोला, इसलिए सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एक सर बहुपद के हैं। आई होप आप लोग सारे के सारे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुपद का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। काफी लोग बोलते हैं इसको जर्नल फॉर्म। एक्सपेंडिंग जो फॉर्म होती है वो क्या होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, तो आराम से जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, माना माना कि x एक चर पद है तथा अचर पद a0 a1 a2 a3 एज ऑन an। हो तो ठीक है, हो तो अब हम इसमें छोटी छोटी बातें क्या लिख देंगे, हम नॉर्मल से इसमें जो छोटी बातें हैं मेंशन कर देंगे कि x जो है एक प्रकार से, ठीक है, तो x के एक लोग हमेशा ध्यान रखना, x की घात क्या होनी चाहिए, एक प्रकार की होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बहुपद की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम कह देंगे ये जो a0 a1 जो an तक है, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये बात है। तो अब बताएंगे हम लोग क्या है हम लोगों की एक्सपेक्टेड फॉर्म होगी। तो देखिए, अगर मैं कहूँ किसी भी प्रकार से कोई भी px है, किसी प्रकार से कोई भी क्या है मेरा px है, तो इसमें हमारा जो फॉर्म निकल के आएगा वो क्या होगा, आराम से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम कहेंगे कि सर a0 और साथ ही साथ x भी 0। यहाँ पे ध्यान रखना इन दोनों का गुणन हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमने क्या बनाई, एक टर्म बनाई है। क्या बनाई है, एक टर्म बनाई है। उस टर्म के अंदर ये एक वास्तविक संख्या है, और ये एक जो है हम लोगों के लिए ध्यान रखना, ये हमारा क्या रह जाएगा, चर पद हो जाएगा। कैसा पद है, चर पद है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो हमारा अगला होगा a1 और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, x1। इसी प्रकार से a2 और अगला क्या हो जाएगा, x2। ठीक है, और इसी आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये होगा an-1, तो x के ऊपर पावर भी n-1 होगी। और अंतिम जो पर पद होगा वो होगा हमारे पास में an, और x की पावर भी क्या होगी, n होगी। तो हमारा जो लास्ट जो पद निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, an एंड x की पावर n। ये हमारा अंतिम रूप से मामला निकल कर आ रहा होता है। आई होप आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, किस प्रकार से हो रहा होता है।
कि सर टर्म कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती। अगर हम इसकी बात करें तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा से टर्म जो है वो घात से एक ज्यादा होती है। घात से क्या होती है? एक ज्यादा होती है। हम लोग कह सकते हैं कि सर परिमित होती है। परिमित मतलब काउंटेबल होती है। जो पद होते हैं वो किसी भी बहुपद के जो पद होंगे वो परिमित होंगे। परिमित का मतलब काउंटेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अनंत पद हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई बहुपद है तो उसके जो पद होंगे, उसकी जो टर्म होगी, वो टर्म काउंटेबल होगी, वो गिनी जा सकने योग्य होगी। कह सकते हैं हमको अधिकतम टर्म कितनी हो सकती है, तो हम इसको गिन सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उसको गिन ना पाए। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। उतार लीजिए इसको भी। आप लोगों के काम आएंगे ये सेकंड ग्रेड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाला मामला है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा हम लोगों का। कोफिशिएंट क्या होंगे, तो बहुपद के अंदर कोफिशिएंट किस प्रकार से आप लोग डेवलप करेंगे, आराम से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक वैल्यू दी गई है, एक कोई भी बहुपद दिया गया है, कैसा भी। मैं आप लोगों के सामने एक बहुपद लिख रहा हूँ, पी एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है। काफी सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा ए बी सी क्या लिख दिया, कोई बात नहीं। हम एक जनरल एक नॉर्मल सा मामला लिख लेते हैं गुणांकों को लेकर के, कैसे किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नॉर्मल सी इक्वेशन यहाँ पे लिख दी आपके सामने, वी एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10। अब ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर सकते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब होता है चर पद के साथ में जो गुणन में हो, चर पद के गुणन में हो। तो कोफिशिएंट के लिए हम बोल सकते हैं चर पद, चर पद के गुणन में हो, गुणन में संख्या। चर पद के गुणन में क्या होगी, जो संख्या होगी वो उसका क्या होगा, गुणांक होगा। तो हम कह सकते हैं एक्स की पावर 0 का जो गुणांक है, एक्स की पावर 0 का जो गुणांक होगा वो a0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स की पावर 1 का जो हमारा गुणांक होगा वो a1 होगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर का जो भी गुणांक है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होगा, a2 होगा। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार, क्योंकि दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, गुणे में होते हैं। लेकिन हम नॉर्मली अगर हम देखना चाहें तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कि सर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जहां कुछ नहीं होता वहां भगवान होता है, मतलब एक तो होता ही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा, तो हम कहेंगे सर एक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स का कोफिशिएंट कौन होगा, तो हम कहेंगे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास में आता है अचर पद। कौन आता है, अचर पद। हकीकत में हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 1 होती है। तो इसके लिए कोफिशिएंट कौन होगा, तो हम कहेंगे सर 10 होगा। कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा जनरल मामला में बोला जाए तो जितने भी वेरिएबल है उनके साथ जो चिपका हुआ जो अंक है, ठीक है, जो चिपका हुआ अंक है वही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, मतलब गुणांक होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप आप लोगों को गुणांक के बारे में समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा बहुपद की घात। कि बहुपद की घात क्या होती है, किस प्रकार से है, कैसे है, कैसे नहीं हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुपद में सभी चर मतलब पदों, पदों में जिस चर पद पर
अधिकतम घात हो वह घात ही बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके लोगों के सामने रख सकूं तो आइए हम समझते हैं इस चीज को भी। जैसे कि मैंने लिख दिया आपको उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि 5 y की पावर 5 प्लस y² प्लस 2, यदि हम आपके सामने लिख दें कि भाई 7x की पावर 5 प्लस 9 की पावर आप लोगों के मैं बोल देता हूँ 8। ठीक है, इसी प्रकार से 3p² प्लस p की पावर 7। तो अब आप इसमें बताइए कि कौन सी किसकी घात है। मैंने बोला है चर पद पर जो अधिकतम घात हो, चर पद पर अधिकतम घात हो वह घात ही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। देखिए, इन दोनों के अंदर अगर मैं थोड़ा बहुत सोचना शुरू करूं, देखो एक बार खुद निकालने की कोशिश कर लिया करो। ठीक है, आपको जैसे ही मैं एग्जांपल लिखता हूं तो एक बार वीडियो को रोक कर खुद करने की क्या किया करो, कोशिश किया करो, जिससे आपके डाउट्स क्या होंगे, क्लियर होते चलेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आइए ध्यान देते हैं। x² प्लस 7, आप देखेंगे कि सर इस चर के ऊपर ही घात है, अचर पे तो ऐसी भी घात नहीं है, तो हम ध्यान देंगे कि सर इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ हम ध्यान दें तो यहाँ पे इस वाले पद में सबसे ज्यादा घात है और कितनी है कि सर 5 है। कि ठीक है, हम यहाँ ध्यान देंगे तो थोड़ा सा डाउट होता है, कैसे कि सर यहाँ 9 की घात 8 है, लेकिन समझो मैंने क्या बोला है, चर पद पर अधिकतम घात है। तो यहाँ चर पद कौन सा है कि सर एक्स, एक्स के ऊपर घात कितनी है कि 5 है। तो ध्यान रखना इस बहुपद के अंदर आप अधिकतम घात 8 मत मान लेना, तो उत्तर गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। डाल लीजिए। तो ये हो गया आप लोगों के बहुपद की घात। ये घात क्या होती है? अगला आ जाएगा नियतांक बहुपद एवं शून्य बहुपद। नियतांक मतलब हम बोल सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के अंदर सारे के सारे वो कांस्टेंट आ जाएंगे, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, इस प्रकार से। और जीरो पॉलिनोमियल्स की हम लोग बात करें तो ध्यान रखना कि जीरो पॉलिनोमियल होते हैं जिस बहुपद, जो बहुपद है वो क्या हो, जीरो हो। जैसे हम कहना चाहें कि सर पी एक्स इक्वस टू क्या चल रहा है, जीरो है। ठीक है, यदि मैं कहना चाहूँ पी वाई इक्वस टू क्या है, जीरो है। यदि मैं कहना चाहूँ पी जेड इक्वस टू क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार की वैल्यू क्या रहेगी हम लोगों की, जीरो बहुपद रहेगी। इस बात का ध्यान रखना, शून्य बहुपद रहती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के अंदर घात कितनी कितनी होती है। यदि मैं यहाँ पर बात कहना चाहूँ आप लोगों को कि भाई पी एक्स इक्वस टू वैल्यू दे दी गई 7, और मैं पूछूं कि इसकी घात कितनी है, मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ, इसकी घात कितनी है। तो ये एक बड़ा सवाल हो गया कि सर इसकी घात कितनी। देखो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला था कि कांस्टेंट नाम का कोई मामला है नहीं, लेकिन हकीकत में यहाँ पर भी एक्स की पावर कितनी होती है, जीरो होती है। हकीकत में आप लोग थोड़ा वो सोचेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं हम लोग। हकीकत में ये वैल्यू क्या है, 7x की पावर कितनी है, जीरो। तो यहाँ x के ऊपर घात कितनी है भाई, जीरो है। तो ध्यान रखना इसकी घात जो है वो जीरो होगी, इसकी जो घात है वो क्या होगी, जीरो होगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। लेकिन जब बात हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि वैल्यू आप लोगों को जीरो लेके आनी है, क्या लेके आनी है, जीरो। तो आप सोच के देखिए कि यदि मैं कहूँ आपसे कि पी एक्स बराबर जीरो, अगर मैं यहाँ x की पावर 2 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, x की पावर 2 लिख देता हूँ, तब भी ये क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। यदि मैं यहाँ पे ऐसे जीरो करके x की पावर 7 लिख देता हूँ, तब भी ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यदि मैं जीरो करके x की पावर यहाँ पे 1000 भी लिख दूं,
तब भी ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसका मतलब इसके लिए पावर निकाल पाना संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। क्या है वो, एक अपरिभाषित है। इस बात का ध्यान रखना। ये होते हैं नियतांक बहुपद एवं शून्य बहुपद के लिए कि भाई क्या है, किस प्रकार से है। नियतांक में ध्यान रखना, x की पावर 0 तो आप घात बता सकते हो कि घात कितनी होगी, 0 होगी। वहीं पे शून्य बहुपद के लिए बात करोगे तो अपरिभाषित होगी। अगला आ जाएगा आप लोगों के लिए बहुपद के प्रकार, के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं, किस प्रकार से हैं। देखिए, बहुपद को दो भागों में बांटा गया है। मोटे मोटे रूप में हम बात करें कि कितने रूप से इसको बांटा है, तो बहुपद को दो प्रकार से हम लोगों ने बांटा है। एक है आप लोगों का टर्म के आधार पर, ठीक है, और दूसरा है आप लोगों का, हम कहना चाहें तो दूसरा जो पार्ट आएगा हम लोगों का वो आ जाएगा घातों के आधार पर। किसके आधार पर आ जाएगा, घातों के आधार पर आ जाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार से हम इसके अंदर बांटते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक तो क्या है, पदों के आधार पर है, और एक क्या है, घातों के आधार पर है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहीं से मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि बहुपद के प्रकार। देखो हम लोगों ने क्या किया कि सर, काफी बार हम लोग बोल देते हैं इस चीज को लेकर कि बहुपद किस प्रकार से होगा क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में देखो हम कहना चाह रहे हैं भी एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। हम कहते हैं कि x प्लस 5 भी हमारा एक बहुपद है। हम कहते हैं कि x y प्लस 9 भी हमारा एक बहुपद है। हम कह देते हैं कि x की पावर 100 भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। हम कहते हैं x की पावर 3 प्लस 2x भी हमारा एक बहुपद है। हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। हम कहेंगे कि p 2p प्लस 4 भी हमारा क्या है, एक बहुपद है। जब ये सारे के सारे बहुपद ही हैं तो इन बहुपदों को बोलेंगे क्या, किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा, इसको हम लोग वर्गीकरण कैसे करेंगे कि कौन क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है। हम क्लासिफिकेशन जी की बात करते हैं कि इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में कैसे समझेंगे कि कौन सा बहुपद क्या है। इस वजह से हमने इसके क्या किए हैं, टाइप किए हैं। तो ध्यान रखना, दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको। एक तो हमारा क्या रहेगा, पदों के आधार पर, ठीक है, और एक हम लोगों का रह जाएगा घातों के आधार पर। अब बात करें अगर हम लोग कि सर घातों के आधार पर और पदों के आधार पर कैसे, किस प्रकार से, ध्यान रखना पद में क्या है मामला। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पद में मोनोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, या ट्राइनोमियल हो गया, मतलब एक एक पद हो जाए, द्विपद हो जाए, त्रिपद हो जाए, चतुर्थ पद हो जाए, मतलब पद बढ़ रहे हैं, टर्म बढ़ रही है। क्या हो रहा है, टर्म जो है वो बढ़ती जा रही है। इसमें जो फ्लैक्चुएट होगी वो क्या होगी, टर्म होगी। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। और यहाँ पे घातों के आधार पर मतलब कि ये हम कह सकते हैं रेखिक बहुपद हो सकता है। रेखिक का मतलब हम लोग कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, मतलब एक सिंगल पावर भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूबिक मतलब एक्स क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। और बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, मतलब पावर 4 भी हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम घातों के आधार पर भी पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ हम पदों के आधार पर भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पदों के आधार पर। जब बात पदों के आधार पर चल रही है तो क्या घातों का कोई रोल होगा कि नहीं सर, इसमें घात कितनी भी हो सकती है, सबसे बड़ा मामला तो यही है। घातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहली बात तो ये,
इसमें क्या होता है, घातों से किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव इस पे पड़ने वाला नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, पद है, घात से हमको किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, आराम से मामला चल सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें जिस प्रकार से बांटने वाले हैं वो समझना। तो फर्स्ट एक जो टाइप होती है हम लोगों की, इसको हम लोग बोलते हैं एक पद बहुपद। तो हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मतलब सिर्फ एक पद ही होता है इसमें। पद कितने होते हैं? एक पद होता है। अब एक ही पद है तो ध्यान रखना हो क्या क्या सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वेयर, क्या, 7x², एक्स की पावर 100, ठीक है, वाई की पावर 5, 7p²। इस प्रकार से सिर्फ पद कितना होना चाहिए? एक ही पद होना चाहिए। घातों से कोई प्रभाव पड़ रहा है कि देखो घात में कब से ऊपर नीचे करता जा रहा हूं, कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। हम इसको उसके बावजूद भी क्या बोल रहे हैं? एक पद बहुपद ही बोल रहे हैं। इसलिए मैंने पहले लिख दिया, घातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी बात में बोलना चाहें तो अगला आ जाएगा द्विपद। द्विपद बहुपद, बाइनोमियल। देखो यहाँ पे मोनो का मतलब इंग्लिश में एक होता है भाई। मोनो का मतलब जो होता है इंग्लिश में एक होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कोई और बताए ना बताए, मैं अभी बता देता हूँ। मोनो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? एक होता है। बाई का मतलब इंग्लिश में दो होता है। बाई का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? दो होता है। अगले नाम में अगले की बात कर लेंगे हम लोग। चलिए, इसके किस प्रकार से द्विपद है तो हम कहेंगे कि सर x+1 भी एक एग्जाम्पल है। हम कहेंगे x² + 7 भी एक एग्जाम्पल है। हम कहेंगे y⁵ भी एक एग्जाम्पल है। हम कह सकते हैं कि सर x⁵ भी एक क्या है? एग्जाम्पल है। मतलब पद हाईएस्ट कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। घातें कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन होगी कैसी? एक होल नंबर होगा। क्या होगा? एक होल नंबर होगा। कितनी भी का मतलब सर 1/2 लगा दो फिर तो नहीं, 1/2 नहीं होगी, ऋणात्मक भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला आ जाएगा। हम लोग बात करें त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद, ट्राइनोमियल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जो ट्राई है इसको इंग्लिश में तीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीन बोलते हैं। बाई को दो बोलते हैं, मोनो को हम लोग एक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई है तो ट्राई के लिए आप क्या बोल सकते हो? सर x² + 7x + 10, तीन पद हो गए सर। इसके साथ हम बोल सकते हैं x³ + 2x + 3, ये भी तीन पद हैं सर। ठीक है, इसी के साथ हम बोल सकते हैं p⁵ +p⁵2 ये भी बोल सकते हैं। पद तीन होने चाहिए। हाईएस्ट पद कितने हो जाने चाहिए? तीन होने चाहिए। कि सर दो हो सकते हैं? अरे दो कैसे हो सकते हैं? दो कैसे बैठाएगा बताओ? इसमें पदों की संख्या निश्चित होती है। पदों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। इस बात का ध्यान रखना। यहां पे मैं दो पदों से एक पद नहीं कर सकता हूं। पद फिक्स हैं, दो रहने चाहिए, तभी तो द्विपद बोलोगे। यहां भी पद फिक्स हैं, कितने होने चाहिए? तीन होने चाहिए। तभी हमने बोला कि घातों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और पद निश्चित होते हैं। पद क्या होंगे? फिक्स होंगे भाई। पदों की संख्या फिक्स
होगी। फिक्स मतलब निश्चित होगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन के साथ में, ताकि चीजें समझ में आए। ज्यादा शुद्ध हिंदी भी तो आप लोगों की समस्यात्मकता कर देगी, और इंग्लिश तो भगवान राजी है ही अपने आगे। ठीक है, चलो उतार लो। पदों के आधार पर मैंने आपको बता दिया है कि पदों के आधार पर क्या है। अगला आ जाएगा घातों के आधार पर। अगला मामला क्या आ जाएगा, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, कि डिग्री के आधार पर किस प्रकार से वैल्यू रहेगी। आइए हम इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं नोट लगा के। नोट में समझेंगे इस मामले को। इसमें पदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें पदों की संख्या से कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें पदों की संख्या से कोई प्रभाव नहीं होता है। तो फर्स्ट हम लोगों का आ जाएगा लीनियर इक्वेशन। एक एक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल। बार बार नहीं लिखूंगा, लीनियर ठीक है अपने लिए। पॉलिनोमियल्स को पी लिख देंगे हम, ठीक है? मोटी घनी है रहे, स्पेलिंग घनी बुड्ढी है। आओ ध्यान देखते हैं किस प्रकार से क्या है मामला। अगर घात कितनी है, सिर्फ एक है, घात कितनी है, एक। तो देखो मैंने क्या कहा, पदों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 5x+1। पद दो हैं लेकिन घात एक ही है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार से 7x, ये भी मेरा क्या है, ध्यान रखना, क्या रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल ही रहेगा। क्यों, पद से मुझे कोई फर्क नहीं है, घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसी प्रकार से बोल सकता हूँ ओनली फॉर वाई भी हो जाएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं p+5 भी हो जाएगा, क्योंकि घात कितनी है, एक है, बाकी कुछ भी चल जाएगा। अगला आ जाएगा हम लोगों के पास में द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, पदों से कोई प्रभाव नहीं। देखो हमने जैसे कि वैल्यू लिख दी, x² + 15 + 4, 15x+4, इसमें तीन पद आ रहे हैं। वैसे ही मैंने लिख दिया 2x² + 4, यहाँ दो ही पद आ रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया ओनली फॉर p², तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पद आ रहा है। तो हमें इस मतलब ही नहीं है कि पदों की संख्या कितनी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ मतलब किससे है, द्विघात से। घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। घात कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चा, दो होनी चाहिए। पद कितने, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आइए अगली बात करते हैं। हम्म, इसमें एक चीज और भी ऐड कर लेना यहाँ पे। जो लीनियर इक्वेशन होता है, इसकी जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है वो ax+b रहती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या रहती है, ax+b रहती है। वैसे द्विघात के लिए अगर आप बात करेंगे तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी ax² + bx+c रहती है। इस चीज को भी अलग से साइड में नोट करते चलना। ठीक है, द्विघात के लिए क्या रह जाएगी, ax² + bx+ क्या रहेगी, c रहेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा आपका त्रिघात। त्रिघात बहुपद, हम कह सकते हैं त्रिघात के लिए क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, जिसमें घात 3 होनी चाहिए, पद कितने हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक्स क्यूब ये भी एक है, ठीक है, वाई क्यूब प्लस 3 ये भी एक है, वाई क्यूब प्लस 3y² प्लस 2y+1, ये भी हमारा क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बात करें हम लोग तो वो रह जाएगी हमारे लिए ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा आप नोट भी लगा सकते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0। ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सोच के देखो, अगर a 0 हो गया तो ये x 0 हो जाएगा, x 0 होते ही घात खत्म। घात जो हाईएस्ट जो एक रहनी चाहिए थी वो तो हमने क्या कर दी, खत्म कर दी। वैसे ही इसमें बात कर लेते हैं, अगर a का मान 0 हो गया, x² बचेगा क्या, नहीं। तो क्या ये उसके बाद में द्विघात बचेगी क्या, नहीं सर, क्यों, फिर तो ये बचा, ये तो ऑलरेडी 0 कर दिया आपने। यहाँ सोचो, अगर मैंने a बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो x की पावर क्यूब बचेगी, नहीं, क्योंकि 0 को तो किसी से भी गुणा करवाऊं वो 0 हो जाएगा बाद में। अगर मैं क्या कर देता हूँ कि अगर मैं a बराबर यहाँ क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो सोच के देखो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया ना। अब 0 हो गया तो बची क्या घात फिर, x² के लिए। ये तो एक क्या थी, क्यूबिक इक्वेशन थी, तो ये तो x² से शुरू हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटली फॉल्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना इस प्रकार से कि वे क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे प्रकार। अगला आ जाएगा बहुपद के मान क्या होता है, किस प्रकार से आप लोग इसका मान निकालते हो, बहुपद के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं, हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई एक बहुपद दिया गया है px, ठीक है, उस px के अंदर आप अगर कोई वैल्यू रखते हो, px के अंदर आप क्या करते हो, x की जगह पे कोई कोई मान रखते हो, उस मान रखने पर जो भी आपके पास में रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ही आपका बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है, मान कहलाता है। ठीक है, आइए एक बार इस चीज को समझते हैं। दिए गए px में x के स्थान पर x बराबर a रखने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम बहुपद का मान कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। अब ए कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको शुरुआत से बताया है, ए जो फॉर्म है वास्तविक संख्याओं की है, किसकी है, वास्तविक संख्याओं की है। मतलब कोई भी मैं वास्तविक संख्या अगर एक्स की जगह पे रख देता हूँ, ठीक है, तो मुझे बताओ कि वैल्यू क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं, इन सब लैंग्वेज को छोड़ो, अगर मैंने आपको बोल दिया पी एक्स बराबर है 2x+4 के, और मैंने बोल दिया जहाँ x बराबर 3 है, तो बताओ मान क्या होगा। तो बताना आपको आपका बहुपद का मान क्या होगा। तो ध्यान रखना, जहां भी x है वहां हम वैल्यू रख देंगे 3। जहां भी x है वहां वैल्यू क्या रख दी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 3 रख दी जाएगी। मतलब 2, 3+4, तो ये वैल्यू हो गई 6+4 बराबर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 6+4 बराबर कितना हो गया, 10। यही मेरा क्या होगा, फाइनल
आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक एग्जाम्पल और ले लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, समझने के लिए कुछ भी आराम से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि पी वाई एक वैल्यू दी गई है और वाई स्क्वेयर प्लस 2y+3 है, जहाँ y=1 बोला जा रहा है। तो बताइए आप लोगों को कि बहुपद का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए अब हम वैल्यू निकालते हैं बहुपद के मान के लिए। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख दो। तो मैंने जैसे यहाँ 1² +2, ये 1 आ गया और +3 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 1+2+3। तो टोटल कुल मिला के वैल्यू हो चुकी है 6। आंसर है कितना भी हमारे पास में 6। मतलब बहुपद का मान कितना है, इसमें 6 आ चुका है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे होता है बहुपद का मान। किसी भी प्रकार से कोई भी वैल्यू आप x के अंदर रखते हो तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है कैसे होता है। आप लोग चाहो तो एक चीज को आप लोग खुद करके देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को कोई वैल्यू दे दी कि भाई px बराबर 2x² + 5x + 2, और मैं आपको बोल देता हूं कि जहां x बराबर आपको 1 रखना है, x बराबर आपको 2 रखना है, x बराबर आपको 3 रखना है। आप लोगों को इस प्रकार से क्या करना है, मान निकाल के बताने हैं। ठीक है, HW में रहेगा, आप लोग स्वयं इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, वैल्यू क्या है 2x² + 5x + 2। एक बार x का मान आपको 1 रखना है, एक बार x के मान आप 2 रखोगे, एक बार x का मान आप कितना रख दोगे, 3 रख दोगे। जिसमें एक मान रख दूं, जैसे मैंने लिख दिया P1, तो P1 के लिए वैल्यू में निकाल दूंगा तो वैल्यू देखो क्या रहेगी, 2 1 का स्क्वायर +5 1 प्लस कितना रह जाएगा 2। तो ये तो 2 का स्क्वायर 2 ही रह जाएगा, ये 5 का 5 और ये 2 का 2। वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चा, 9 आ चुकी है। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, P2 रखेंगे, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, P3 रखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए हो जाए। ठीक है, अब मुझे भी संतुष्टि हो गई और मेरे को लगता है आप लोगों को भी संतुष्टि हो गई होगी कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाएगा बहुपद के शून्यंक, मतलब जीरोस। देखो जीरोस बोलो चाहे रूट बोलो, बात एक ही है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं भाई। आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो हम कहते हैं ना कि सॉल्व कीजिए, तो वो भी बोल सकते हैं आप इसको। हम कह सकते हैं कि सर सॉल्यूशन रूट मतलब क्या, कहना क्या चाहते हैं। तो कहना के मतलब ये तात्पर्य है कि जैसे आपको अगर किसी प्रकार का कोई पीएक्स दिया गया है, कोई भी आपको क्या दिया है, कोई वैल्यू px दी गई है, यहां पे जब हम लोग x की कोई वैल्यू पुट करते हैं, x की क्या करते हैं, कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो जो px बराबर जहां पे क्या हो जाए, 0 आ जाए, px क्या आ जाए, जहां पे 0 आ जाए, किसी भी प्रकार का x की जगह पे कोई मान रखने पर px में, और px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो x का जो मान होगा वो रूट होगा उस px का, वो रूट होगा किसका, उस px का। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं यहाँ पे। दिए गए बहुपद में x का एक ऐसा मान, एक ऐसा मान शून्यंक कहलाता है, जिसे x के स्थान पर रखने से px = 0 हो जाए। ये एक जनरल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, ताकि आप लोगों को बातें थोड़ी सी क्या आ जाए, समझ में आ जाए कि होता क्या है, आखिर जीरोस होते क्या हैं, किस प्रकार से हैं चीजें। ठीक है ना, हाँ ठीक।
तो अब बात करते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा और भी कि कैसे होता है, किस प्रकार से शून्यंक में वैल्यूज किस प्रकार से निकल सकती है, कैसे नहीं निकल सकती। जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को कोई वैल्यू दे दी कि पी एक्स बराबर 2x-4, और मैं आपको बोलूं कि बताओ इसका शून्यंक क्या होगा, इसका शून्यंक क्या होगा। इस लैंग्वेज को हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका शून्यंक क्या होगा। मतलब x का एक ऐसा मान जो इसको पूरा का पूरा क्या कर दे, जीरो कर दे, इस पूरी वैल्यू को क्या कर दे, जीरो। तो आप कहेंगे कि सर x की जगह आप क्या रख दीजिए, 2 रख के देख लीजिए एक बार। x की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग, 2। तो अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं तो 2 × 2 और माइनस में 4 है, तो वैल्यू आ जाएगी 4 - 4, मतलब वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि सर x बराबर जो 2 है ये एक रूट है किसका, इस पी एक्स का। इस पी एक्स का ये क्या है, एक ये रूट है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें आगे, अगर मैं कोई नंबर आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए पी वाई बराबर है 3x -1, 3x-1। अब आपको बताना है कि बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। देखो, अब यहां से चीजों को समझना हम शुरू करते हैं। एक तो होता है कि आप अपने मन से कोई मान सोचो और उसको बताओ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, हमें आखिर में चाहिए क्या, कि सर हमें चाहिए पी एक्स बराबर जीरो। क्या चाहिए, पी एक्स बराबर जीरो। यदि जो दिया हुआ है उसी को मैं अगर जीरो के बराबर कर दूं, मतलब 3x-1 इक्वस टू अगर मैं जीरो कर देता हूं तो ये यहां पक्षांतरित होगा। तो ये हो जाएगा 3x = 1 एंड x = 1/3। मतलब x की वैल्यू 1/3 रखने पर मुझे पी वाई इक्वस टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। पी वाई इक्वस टू क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब x का एक ऐसा मान जो इस पूरी की पूरी पॉलिनोमियल को, मतलब बहुपद को शून्य करता है, वो x का मान क्या है, 1/3 है। आप इस प्रकार से भी डायरेक्टली x का मान निकाल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि सर किस बहुपद के कितने शून्यंक होंगे। ये भी बात होती है कि भाई सर शून्यंक कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें एक प्लस कर देता हूं मैं, शून्यंक की संख्या। शून्यंकों की संख्या, बहुपद की जो हाईएस्ट जो घात होती है, ध्यान रखना, बहुपद की अधिकतम घात के बराबर उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हम क्या बोल सकते हैं इस चीज को, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी पावर किसी भी पॉलिनोमियल्स की, जो पावर ऑफ पॉलिनोमियल होता है, उतने के उतने उसके रूट्स होंगे, मतलब उतने उसके जीरोस भी होंगे, उतने उसके क्या होंगे, जीरोस भी होंगे। इसको लिख सकते हैं आप जीरोस, या लिख सकते हैं रूट्स, ठीक है। उतने इसके क्या होंगे, जीरोस भी होंगे। जैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली नॉर्मल पूछना चाहूँ एग्जाम्पल के रूप में, अगर डायरेक्ट हम पूछें कि भाई 3x + 6 के कितने जीरोस होंगे, तो आप बोलेंगे सर एक ही होगा। कितना होगा, एक। क्यों, क्योंकि x की पावर सिर्फ कितनी है, 1 है। यदि मैं आपसे बोलना चाहूं x² + 4, इसके कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसके 2 होंगे। इसके कितने होंगे, 2। क्यों, क्योंकि x के ऊपर पावर कितनी है, 2 है।
इसी प्रकार से एक्स क्यूब प्लस 23x² प्लस 15x+7, इसके कितने होंगे? तो आप बोलेंगे सर इसके जो शून्यांक होंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जितनी हाईएस्ट जो पावर होगी उतने ही उसके क्या होंगे? शून्यांकों की संख्या होगी। ठीक है। अगर घात 4 है तो शून्यांक भी 4 होंगे। घात 100 है तो उसके शून्यांक भी 100 होंगे मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। अब देखो ज्यामितीय अर्थ किस प्रकार से, क्या चीजें होती है, कैसे नहीं होती। ज्यामितीय का मतलब है, देखो जितने शून्यांक होंगे, आराम से इन चीजों को समझना। शून्यांक जितने भी होते हैं, शून्यांक का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू, हमारे पास में कोई भी वैल्यू हो तो किसकी हो? एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या ग्राफ बनता है, जैसे कि हम मान लो कि पी एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू दी गई है ax² प्लस बी एक्स प्लस क्या दिया गया सी। तो हम ग्राफ बनाते वक्त इसको बोल देते हैं y इक्वल टू ax² प्लस बी एक्स प्लस क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, x का कोई मान रखते हैं और वो ऑटोमेटिक किसकी वैल्यू निकल के आ रही होती है? y की वैल्यू निकल के आ रही होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जितनी घात होंगे, जितनी क्या होगी? घात होगी, उतनी बार वो x एक्सिस को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। उतनी बार ही वो क्या करेगा? x एक्सिस को टच करेगा। यदि हम कहें कि सर पी एक्स इक्व टू, अगर वैल्यू हमारे पास में ए एक्स प्लस बी होती तो हम कहते हैं कि भाई y बराबर आपके पास वैल्यू होती है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ x एक्सिस को एक बार ही टच करता, वो x एक्सिस को कितनी बार टच करता? एक बार टच करता। ठीक है। और यहां हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ध्यान रखना, x एक्सिस को वो कितनी बार टच कर रहा होगा? 2 बार वहां पे टच कर रहा होगा। और अगर क्यूबिक इक्वेशन होती तो कितनी बार टच कर रहा होता? 3 बार। बात है इनकी ग्राफ की। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आगे देखेंगे तो हम इस पे विचित्र क्या कर लेंगे, आराम से इसके ग्राफ के बारे में भी बात कर लेंगे। इन्होंने क्या है, टेक्निकल टीम ने ग्राफ जोड़ा नहीं है, नहीं तो हम आज ही बात कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास में आता है बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध। गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध क्या है, किस प्रकार से है, तो आराम से समझना इस चीज को। तो पहली हम लोग जो मामला ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन के लिए। किसके लिए बात करते हैं? रेखिक बहुपद के लिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। फिर कहीं बात करें लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कैसे किस प्रकार से। मान लीजिए कि आप लोगों को कोई वैल्यू दी गई है पी एक्स इक्वल टू वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस क्या होता है? बी होता है। ठीक है। इसे हम यहाँ पे ए को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का गुणांक। ठीक है। और यहाँ बी हमारे लिए क्या होता है? अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। इस बात का ध्यान रखना भाई, कैसे है, किस प्रकार से। जब हम लोग बात करेंगे एक्स पद की, या फिर हम कहें अल्फा के लिए, किसके लिए बात करेंगे हम लोग? अल्फा की वैल्यू के लिए, एक्स के पद के लिए बात करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू होगी -b/a। क्या वैल्यू होगी? -b/ क्या रहेगा? ए रहेगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो ये किस प्रकार से, तो देखो बात तो हो रही थी गुणांकों की। किन की हो रही थी? गुणांकों की। वैल्यू निकल के आया एक शून्यांक, क्या निकल के आया? एक रूट निकल के आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना। हम यहाँ पे इसी प्रकार से बोलेंगे कि जो वैल्यू है सर वो तो क्या है? अचर, ऊपर तो, और नीचे जो वैल्यू है वो है गुणांक। गुणांक वो भी किसका? एक्स का, ये माइनस में। ठीक है। ये होता है हमारा किसके लिए? रेखिक के लिए। इसी प्रकार से आगे जो बात हम लोग करें कि रेखिक के साथ में और भी चीजें क्या आ जाएगी, तो हम करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होगा सर? द्विघात के लिए। किसके लिए? द्विघात के लिए। अब देखो द्विघात में क्या होता है, जैसे कि हमको वैल्यू दी गई पी एक्स बराबर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे होते हैं कि भाई ए जो है ये तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। वहीं पे हम कहते हैं कि सर जो बी है ये हम लोगों का एक्स का गुणांक है, और सी हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। सी हमारा क्या होगा, अचर होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम जब बोलते हैं कि भाई अल्फा और बीटा के लिए, किसके लिए बोलेंगे, अल्फा के लिए। तो अल्फा के लिए जब बोलोगे ना कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखते हैं ना आप लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि राशियों की संख्या, हम लोग बात कह रहे होते हैं यहाँ पे राशियों की, क्या बोल रहे हैं, शब्द गलत चला गया, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां वैल्यू आती है -b/a। -b/ क्या आ जाता है, a आ जाता है। और अल्फा बीटा की बात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल के लिए बात करेंगे तो बात आएगी c/a के लिए आएगी, c/a के लिए आ रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि a कौन है, b कौन है। लेकिन जब बात px बनाने की बात होती है, हम किसी बहुपद को बनाते हैं तब क्या बोलते हैं कि सर वहां एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग x, और प्लस होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल, क्या होता है, गुणनफल। जब हम इक्वेशन बना रहे होते हैं तब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस प्रकार से इक्वेशन बनाने के लिए कि भाई क्या होता है कैसे, तो ये चीज रह जाती है। और संबंध के रूप में बात करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या, -b/a, अल्फा बीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग बात करें क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अब ज़्यादा कोई, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समस्या आनी चाहिए क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए बात करोगे तो वैल्यू क्या होगी, क्या पी एक्स इक्वस टू क्या होगा, a x³ प्लस bx² प्लस c x प्लस डी। तो यहाँ पे हम कह रहे होंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो हम कह देंगे कि सर माइनस का b/, कौन हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर c/a हो जाएगा। इसी के साथ में अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल की बात करोगे तो माइनस का d/ में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संबंध वगैरह बना सकते हैं कि संबंध क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। आई होप आप लोग सारे के सारे संबंध समझ गए होंगे, ठीक है, कि शून्यांकोकरण के मध्य संबंध कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हम लोगों का भाग विधि। पॉलिनोमियल में एक मेन चीज मामला आता है कि किस प्रकार से होता है, कैसे नहीं होता है। भाग विधि कैसे है, किस प्रकार से होगी, कैसे इसमें भाग लगाना होता है, वो भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आराम से जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, पहले एक नॉर्मल छोटा सा छुटकू सा भाग लगाते हैं ताकि आपको बातें समझ में आए कि क्या रिमाइंडर होता है, क्या क्वेशंट होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई वैल्यू कैसे दी जाती है। तो एक छोटा सा भाग हम पहले लगाते हैं उसके बाद हम इस भाग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ इसने क्या है कि एक गुणनखंड है या नहीं, इस प्रकार से इसने थोड़ी सी क्या कर ली, बात कर ली। तो हम भाग थोड़ा अलग तरीके से एक बार देख लेते हैं कि भाग कैसे, किस प्रकार। तो एक भाग हम लोग लगाते हैं अलग से ताकि चीजें आपको समझ में आए। हम क्या कर रहे हैं, x² प्लस 7x प्लस 10 में भाग लगा रहे हैं x+2 का, x -2 का लगा लो, x-2 का। अब आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा और आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर मतलब लास्ट में जो शेष फल वाला मामला बच जाता है वो क्या रहता है।
इससे बहुत सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ध्यान दें। तो देखो वैल्यू कैसे कैसे निकल के आती कैसे नहीं, तो आपको भाग कैसे लगाते हैं वो समझना। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे नंबर क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स, कम कितना पड़ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स है, कम कितना पड़ रहा है कि सिर्फ एक सिंगल एक्स कम पड़ रहा है, सिंगल एक्स कम पड़ रहा है तो यहाँ एक सिंगल एक्स लिख दो। अब इस एक्स को इस एक्स से गुणा करवाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चलिए इसको हटा लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इस x को इससे अब पूरा गुणा करवाना पड़ेगा, हम बीच में मजदार में नहीं छोड़ सकते, पूरा गुणा होगा, x का -2 से भी गुणा होगा तो -2x हो जाएगा। अब आओ साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये पूरा कट गया। अब देखो 7 और 2 कितने हो गए कि सर 9x हो गए, और प्लस में कितना पड़ा है कि सर 10 पड़ा है, प्लस में कितना पड़ा है हमारे पास में 10 पड़ा है। अब आगे हल करते हैं कि सर यहां पे जो वैल्यू है वो तो है 9x, कितनी है 9x, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ x है, यहां कितनी है x, कम कितना पड़ रहा है कि सर प्लस का 9 कम पड़ रहा है, तो हमने प्लस का 9 लिख दिया। अब हम वापस से गुणा करवाते हैं कि 9 को x से किया तो कितना हो गया कि 9x, प्लस 9 को 2 से किया तो माइनस का 18, माइनस का कितना आ गया 18 आ गया। साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, कट गया, यहां वैल्यू आ गई 28, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 28। अब देखो यह है हमारा शेषफल, ये हमारा क्या है शेषफल है। क्या सर शेषफल निकालने का यही एकमात्र तरीका है? नहीं बच्चा, शेषफल निकालने का ये तरीका नहीं है, हम ऐसे कतई नहीं निकालेंगे। हम क्या करते हैं शेषफल निकालने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कि कैसे किस प्रकार से निकाल रहे होते हैं शेषफल, अलग तरीके से भी निकलता है। हम भाग तो लगाते नहीं, कंपटीशन लाइन में इतना थोड़ी भाग बुक लगा पाएंगे, इतना टाइम थोड़ी हमारे पास में। हाँ 9th क्लास के बच्चे भाग लगाएं, क्यों? क्योंकि उनको इंडिविजुअली बोला जाएगा, कॉपी में लिखना है बेटा जी अपने को, ठीक है। कंपटीशन वाले लाइन वाले ऐसे नहीं करेंगे, तो हम करेंगे कैसे कि सर आपको बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 में भाग लगाना है, किसका कि भाई x-2 का, रिमाइंडर निकालना है तो सीधे x बराबर 2 रख दो ना सर। हम क्या करेंगे x बराबर डायरेक्टली क्या रख देंगे 2 रख देंगे, हमारा उत्तर निकल आएगा। आइए रखते हैं x बराबर 2 रखने पर कि सर यहाँ आ गया 4, यहाँ फिर 2 रखो, साधन 14, फिर हो गया 10। अब आ जाओ, तो कितना हुआ 18, 18 और 10 कितना हो गया 28। क्या पहले भी 28 आया था? हाँ सर, अब भी क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को कि भाग वगैरह कैसे किस प्रकार से मामलात को निकालने होते हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस वाले प्रश्न की कि क्या होता है कैसे होता है। देखो जब बात आती है ना कि गुणनखंड है कि नहीं है, जब क्या पूछने लग जाए प्रश्न गुणनखंड है कि नहीं है, तो एक चीज का ध्यान रखना, गुणनखंड तभी होगा जब भाग पूरा पूरा जा रहा होगा। और सोच के बताओ जब भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब अगर मैं कहूं कि 8 में 4 का भाग लगाओ तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, और टोटल मामला कितना आ गया 0। तो भाग जब पूरा पूरा जाता है तो अंत में जो रिमाइंडर है जो शेष फल है वो तो 0 बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए। तो हम यहां भी देखेंगे कि सर 28 बच रहा है, को मतलब भाग पूरा पूरा जारी है। तो यहीं पे बात करें गुणनखंड की, तो गुणनखंड में भी भाग पूरा पूरा जाता है। यदि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर -2 वैल्यू रखनी शुरू करेंगे। किस किस में रखेंगे, एक तो इसके अंदर रखेंगे और एक साथ ही साथ इसमें रखेंगे, तो पता चल जाएगा गुणनखंड किसका है और किसका नहीं है, ठीक है। आओ वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। -2 यहां रखा तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2, और प्लस में कितना आ गया 6।
तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -8। यहाँ माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 को 3 से कर दोगे तो प्लस का ही कितना आ जाएगा 12। प्लस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 10, यहाँ प्लस का 6। माइनस माइनस को अलग जोड़ लो, प्लस प्लस को अलग जोड़ लो भाई, ठीक है। ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए -18। ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए +18। +18 -18 कितना हो गया कि सर 0 हो गए सा। तो 0 हो गए तो इसका मतलब ये इसका तो क्या है एक गुणनखंड है। इसका तो क्या हो गया गुणनखंड हो गया। और 2x+4, तो 2x 2x+4 के बारे में पूछ रहा है तो हम करेंगे कि सर यहाँ भी x बराबर -2 रख दो, पता चल जाएगा। भी x है और साथ साथ में वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास भाई फिलहाल px बराबर कितना दिया हुआ है कि सर 2x+4 दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर दो, x की जगह -2 लेके आओ, x की जगह -2 ले आए और प्लस का 4 गुणा करवाया कि -4 प्लस का 4 कट गए, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये हमारा क्या हो गया। आई बात समझ में कि कैसे किस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ऊपर थोड़ी सी हेडिंग गलत लग, बाकी प्रश्न था ये, ठीक है तो देख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे मामला आता है शेषफल प्रमेय का, रिमाइंडर थ्योरम। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही शेषफल निकालना सीख लिया है कि शेषफल कैसे निकाला जाता है। देखिए, जब किसी भी भाज्य के अंदर ये होता है डिविडेंट, मतलब होता है भाज्य, ये डिवीजर मतलब भाजक, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब भागफल, ठीक है। रिमाइंडर मतलब हो जाता है पी ए बोल दो चाहे आप लोग आर एक्स बोल सकते हो, तो ये होता है शेषफल। जब कोई किसी प्रकार का हम लोग भाग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने 23 के अंदर 5 का भाग लगाया, किसका भाग लगा रहे हो 5 का लगा रहे हो, तो सीधी सीधी सी बात है 5 चौक 20 और वैल्यू आ गई 3। तो इसमें ये तो भाज्य है, ये तो क्या है भाज्य है, ये भाजक है, ये क्या है भाजक हो गया, डिवीजर हो गया, ठीक है। ये तो क्या है डिविडेंट है, ये आप लोगों का डिवीजर है, ये आपके क्वोशिएंट है, मतलब हम कह सकते हैं ये आप लोगों का भागफल है। क्या है भागफल। और ये जो नीचे बच गया ये हमारा शेषफल है। हमें अभी फिलहाल जो निकालना है वो क्या निकाल के बताना है, शेषफल निकाल के बताना है। हमें जो सोचने वाली चीज वो ये है कि शेषफल 0 कब हो सकता है, शेषफल 0 कब हो सकता है और शेषफल कब कुछ होता है तो किस प्रकार से। देखिए, मान लीजिए कि यदि px आपको कोई वैल्यू दी गई है, px आपको क्या दिया गया कोई वैल्यू दिया गया है, मान लो कुछ भी कोई भी एक मान दिया गया है, ये मान अगर 0 हो जाए, 0 होने का मतलब है भाग पूरा पूरा, मतलब वो जो x की वैल्यू रखने पर वो वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। 0 होने का मतलब उसका एक गुणनखंड है, मतलब भाग पूरा पूरा चला गया है। तो तब भी ध्यान रखना कि शेषफल यदि 0 होता है तो ये वैल्यू भी कितनी निकल के आती है उस मान पर, उस भाजक पर 0 होती है, उस भाजक पे क्या होती है 0 होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। अब देखो थोड़ा सा कि t-1 और t³ उसको विभाजित करने पर शेषफल होगा, आपको चेक करके बताना है शेषफल कितना होगा और कितना नहीं होगा। मैंने शेषफल निकालने का एक अलग तरीका आप लोगों को पहले से बता दिया है। हम भाग भी देख लेंगे और उससे भी देख लेंगे, दोनों तरीके एक बार इस प्रश्न में लगाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई। t³ माइनस t² प्लस 2t-4 में आप लोगों को भाग लगाना है किसका t-1 का। देखो यहाँ t है और यहाँ t³ है, तो हम सबसे पहले किसका लगाएंगे t²। कितना कम पड़ रहा है कि सर t² कम पड़ रहा था, हमने इसको लिख, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई t²। स्क्वायर आएगी, अरे नहीं, सोच के देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ये गुणा सबसे होगा, ये t² जो है वो t से भी गुणा होगा, ये t² जो है इस -1 से भी गुणा होगा, दोनों से गुणा होता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
तो टी स्क्वायर को टी से करोगे तो ये हो गया टी क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर। टी क्यूब और माइनस का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए, ये भी कट गए। बचा क्या कि सर 2t-4 बच गया। अब देखो यहाँ पे है 2t, यहाँ है t, कितना कम पड़ रहा है कि सर सिर्फ प्लस का 2 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, प्लस का 2 कम पड़ रहा है। 2 को इससे करोगे तो 2t हो गया, और माइनस 2 को 1 से करोगे तो वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी आ जानी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जानी चाहिए। ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, वो तो है ही, उतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी अपने को। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन चेंज माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया, वैल्यू बच गई माइनस का 2। इसका मतलब शेषफल कितना है, -2 है। अब आओ टाइप 2 के तरीके से निकालते हैं। टाइप 2 हमें कहती है कि सर t बराबर +1 रख दीजिए, क्यों -1 दिया हुआ है, उसके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। किस में रखना है कि सर टी क्यूब माइनस टी स्क्वेयर प्लस 2t-4, इसमें रखना है। तो यहाँ रख दो भाई 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2 1 और माइनस का 4 आ गया भाई। ये 1 -1 प्लस 2 -4, ये दोनों कट गए, -4 में से 2 चला गया, ये माइनस का 2 बच गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि शेषफल कैसे निकालना है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला है गुणनखंड प्रमेय। अगला क्या आ जाएगा, गुणनखंड प्रमेय। कि गुणनखंड प्रमेय क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। देखो, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल्स डिग्री ग्रेटर देन or equals to 1 and a be a real number such that pa polynomial equals to 0, then x minus a, ठीक है, is a factor of polynomial a, ठीक है, conversely if x minus a if a factor of px then pa equals to a। ओके डन, इसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहना ये चाहता है कि यदि किसी भी प्रकार से कोई भी आपको बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई किसी प्रकार का कोई आपको बहुपद दिया गया है, उस बहुपद में x के स्थान पर कोई मान रखने पर यदि पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, इसका मतलब वो जो x की जगह मान रखा गया था वो आप लोगों को एक गुणनखंड देता है। क्या देता है, एक गुणनखंड देता है। हम कह सकते हैं कि जो pa है वो a के बराबर हो जाता है। बात ये कहना चाहता है, ठीक है। यदि px घात मतलब n बड़ा हो किससे, 1 से, या फिर बराबर हो वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो इसने बोल दिया कि x माइनस ए पी एक्स की एक गुणनखंड होता है यदि इस प्रकार से 0 हो जाए तो। पी एक्स क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए। ये जो लाइन मैंने आपको बोली वो ध्यान रखना। इसका मतलब अगर मैं किसी भी प्रकार से x की जगह पे कोई मान रखता हूं और वो बहुपद को पूरा का पूरा क्या कर देता है, 0 कर देता है, इसका मतलब वो हमें एक गुणनखंड दे रहा है। कितना दे रहा है, एक गुणनखंड दे रहा है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर घात कितनी है, 2 है, तो गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे, और घात अगर 3 है तो गुणनखंड भी कितने होंगे, 3 होंगे। बस नॉर्मल सी चीजें ये तो। अगर घात कितनी है, 2, तो गुणनखंड भी कितने बोलिए, 2। घात 1 है तो गुणनखंड भी 1। घात 3 है तो गुणनखंड भी 3 है सर। टेंशन को लेनी आपड़ा, ठीक है, ढूंढना को काम करना। आओ देखा आप आई बात गुणनखंड प्रमेय किस प्रकार से कैसे, आओ एक बार ध्यान देते हैं। देखो क्या होता है, बोला गया है कि यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। देखो k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। अभी मैंने क्या बोला था, अगर एक गुणनखंड है इसका मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल को वो 0 करता है। उस पॉलिनोमियल को वो क्या करता है, 0 करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सर x माइनस 1 अगर कोई पॉलिनोमियल है तो ध्यान रखिए कि x बराबर +1 जो है वो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसका तात्पर्य है कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 है तो हम कह देते हैं कि भाई सर 1 रख दीजिए। तो x की पावर
1 की घात 3 तो 4 का तो 4 ही रह जाएगा। 1 की घात 2 तो ये 3 का 3 रह जाएगा। 1 की घात तो कुछ भी नहीं, तो हम कह देंगे माइनस का 4 ही रह जाएगा। और प्लस का कितना है के, और बराबर में 0। ये दोनों तो आपस में कट गए, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। के बराबर कितना आ चुका है, -3। बात खत्म। के का मान कितना आ गया, -3 आ गया। सिंपल था, हम कर सकते थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर। अगला प्रश्न है, x² माइनस 7x+1 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको गुणनखंड ही निकालने हैं। अब देखो, हम गुणनखंड जो है इस वाले चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान रखना, स्प्लिटिंग रूल का यूज में ले रहे होंगे। मतलब मध्य संख्या को दो भागों में बांट कर हम क्या कर रहे होंगे, उस वैल्यू को निकाल रहे होंगे। अब कैसे बांटेंगे सर मध्य संख्या, कैसे किस प्रकार से, तो ध्यान रखना स्प्लिटिंग रूल कैसे वर्क कर रहा होता है। हम क्या कहते हैं कि सर प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करवा लो, गुणा करवा लो। प्रथम पद को गुणा करवा लो किससे, अंतिम से। ठीक है। जो भी मान आएगा, जो भी परिणाम आएगा, जो भी क्या आ जाए, परिणाम आ जाए। जैसे मैंने गुणा किया तो परिणाम क्या आ गया, 4x²। क्या आ गया है, 4x²। अब ऐसे कोई दो संख्या, ऐसी कोई दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 12x² आए। समझ रहे मेरी बात, कि जोड़ने और घटाने पे तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए, तो वो है हमारे पास में 5 और 2। 5 और 2 है क्या, कटा है, सोच कर देखो थोड़ा बहुत थे भाई। 5 और 2 गुणा करने पे कितनी होती है, 10, और जोड़ने पे तो 7 हो जाएगी। और सोचो कि सर 4 और 3, 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12, और जोड़ने पे कितनी होती है, 7 होती है। आइए हल करते हैं। तो हमने बोल दिया कि सर 12x² -4x और माइनस का ही 3x और प्लस का क्या हो जाएगा, 1। ये नंबर आपको ढूंढ नहीं होते हैं, ध्यान रखना भाई। ऐसा नहीं कि किसी तरीके से निकल जाएंगे, निकलेंगे नहीं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इन चीज़ों को लेकर। ठीक है। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, कि सर 4x कॉमन आ रहा है। 4 से 12 कटा कितना आ गया, 3x, x कटा कितना बच गया, x। 4x से पूरा 4x चला गया, मतलब माइनस का 1 बच गया। अब यहां से देखो माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 3x-1। अब यहां से देखो ये 3x और ये 3x, ये कॉमन चला जाएगा, तो 3x-1 तो आ गया कॉमन, अंदर बच गया 4x-1। हो गए दो गुणनखंड। मैंने क्या कहा था, घात अगर 2 होगी तो गुणनखंड भी कितने होंगे, 2 होंगे। देख लो आपके सामने प्रूफ है, आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसके भी आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। अब गुणनखंड इसके भी निकालने, तो इन दोनों को गुणा करवा दो। 5×30 कितना आ रही वैल्यू, 30x² आ रही है। अब ऐसा कोई नंबर सोचो जिसको गुणा करने पे तो कितना आता हो, 30 आता हो, और जोड़ने घटाने पे 17। तो 15 और 2 कितना होगा, 15 और 2, तो हम कह देंगे x² +2x +15x +5 बराबर में 0। इस प्रकार से कह सकते हैं। बराबर 0 लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं है। अब देखो यहां से कॉमन आएगा पहले तो, और एक कॉमन यहां से आ जाएगा। ठीक है, और ले लो, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लोगे तो वैल्यू आएगी 2x, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3x+1। यहाँ से कॉमन लोगे तो वैल्यू आएगी 5 ओनली 4, तो यहाँ आ जाएगा 3x+1। यहाँ से वैल्यू चली गई 3x+1, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2x+5। ये दो वैल्यू हो गई हमारे पास। तो गुणनखंड भी कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, x² -23 +42 के गुणनखंड कीजिए। इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 42x²। अब 42x², ऐसे कोई दो नंबर सोचिए जिनको गुणा करने पर 42 आता हो, लेकिन जोड़ने घटाने पर 23 आता हो। तो 21×2 क्या होगा, 21×2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर x² -21x और माइनस का ही 2x और प्लस का कितना हो जाएगा, 42। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू आएगी x-21। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस क्या आ जाएगा, 21।
तो यहाँ वैल्यू आ गई x माइनस 21 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2। ठीक है, ये दो गुणनखंड आ गए। ठीक है, आराम से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कोई टफ वाला मामला, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की। जब भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ तो वीडियो को रोक कर एक बार खुद करने की कोशिश किया करो, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, और तो क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x-120 के गुणनखंड कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। देखो, जब आपको घात 3 मिल जाए तो पहले अपने आप मन से कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो इस पूरी इक्वेशन को जीरो करता हो, क्योंकि एक तो कम से कम आपको खुद को निकालने में थोड़ी सी सहायता मिले। ठीक है, फिर उसके बाद हम दूसरे भी निकाल सके। ताकि तो हमने सोचा कि ठीक है सर, अगर इतना सोचना है तो हम वैल्यू क्या रखते हैं कि x इक्वस टू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। x इक्वस टू वैल्यू क्या रखते हैं, कि 1 रख देते हैं। आइए 1 रखने पे क्या होगा, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, माइनस 23 का 23 रह जाएगा, प्लस 142 का 142 रह जाएगा, और माइनस का 120 का 120 रह जाएगा। अब प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो ये होगा 143, और माइनस में भी कितना हो जाएगा 143, ये हो गया जीरो। मतलब हमारे पास में एक बहुपद आ चुका है। वो एक बहुपद क्या है, इसी से बन रहा है वो एक बहुपद, भी x-1 हमारा एक बहुपद है। अब दूसरे अन्य बहुपद निकालने के लिए हमें क्या करना है, आराम से ध्यान दीजिएगा। हम भाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 23x एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 में भाग लगेगा किसका भाई, x माइनस 1 का। सबसे पहले एक्स स्क्वायर रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, कट गया पूरा का पूरा। 23 में से एक चला गया, कितना आ गया हमारे पास में, 22x²। और यहाँ पड़ा है हमारे पास में प्लस का 142x। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि भाई प्लस का 22x आ जाए, तो प्लस का 22 करेंगे तो 22x² हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा माइनस में 22x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया। इसको प्लस करती वैल्यू हो जाएगी 164x। ठीक है, और साथ में आ जाएगा माइनस का 120, माइनस का कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना, माइनस का 23 कर दिया। ठीक है, वैल्यू को, और प्लस में कितना पड़ा था, 142 पड़ा है। ठीक है, एक्स में, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू की तो एक सिंगल में एक्स आ गया। ठीक, ये प्लस माइनस कट गया, और यहाँ माइनस में था तो वैल्यू आएगी अच्छा माइनस में आनी थी, सॉरी। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा मामला संभाल लेना। यहाँ पे वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है। ये आती है माइनस का 22x², और प्लस का आता है 142x। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको सुधार लो, कि जो कम होगा उसी को तो लिखेंगे। देखो अब यहाँ कम कितना है, आप बोलोगे सर -22x कम है, तो माइनस का 22x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 22 लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 22x² हो जाएगा, क्योंकि दोनों को गुणा करोगे। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना है कि सर 22x है। ठीक है, अब यहाँ साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। यहाँ वैल्यू आ जाएगी प्लस का 20x, और यहाँ पे माइनस का 120। ठीक है, अब देखो कम कितना पड़ रहा है कि सर प्लस का 120 कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 120x और माइनस में 120। ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे, माइनस और प्लस, और दोनों कट गए, 0 0। मतलब हमारे पास में गुणनखंड कौन कौन निकल कर आ गए हैं कि सर एक तो हो गया है x-1, और एक हो गया हमारे पास में x² माइनस 22x प्लस 120। अब इसके आपको दो टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, दो टुकड़े करने पड़ेंगे। इसके दो टुकड़े क्या होंगे, 12 और 10। क्या होंगे, 12 और 10 हो जाएंगे। इसके टुकड़े होंगे x²
माइनस में 12x और माइनस का 10x और प्लस का 120। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास में x, तो ये हो गया x माइनस 12। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ हो गया x माइनस का 12। तो यहाँ वैल्यू हो गई x माइनस 12 और ये हो गया x माइनस 10। और एक ऑलरेडी पड़ा है पहले से, कितना पड़ा है, x माइनस 1 पड़ा है। ये यहाँ सेम टू सेम चलता रहेगा इस प्रकार से। तो 3 घात थी, तो हमारे पद भी कितने आ गए, 3 आ गए। मैंने कहा था जब घात 3 होती है तो बहु जो हमारे पास में गुणनखंड होंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये ऐसे निकल कर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिएगा वीडियो को, मैं पूरा टाइम देता हूँ आपको स्क्रीन से हटने के बाद, ताकि आप आराम से इसको कॉपी कर सकें, है ना। चलिए अगला मामला। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि किस प्रकार से क्या चीज़ें रहेगी। पूरा हम लोगों ने भाग विधि तक का पूरा अच्छे से देख लिया है। अब बचते हैं सिर्फ इसमें क्या है मामले, क्वेश्चन बच जाते हैं। और क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों के पास बचता है जो बीज स्वर समीकाएं हैं, बीज गणित की क्या है, स्वर समीकाएं वाले जो हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करके साथ ही साथ क्या कर लेंगे, फिर सारे के सारे प्रश्न। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा जो बेसिक बहुपद है वो कंप्लीट कर लिया है। जो बेसिक पूरा का पूरा बहुपद होता है वो पूरा का पूरा हमने देख लिया है। अब हमारे पास आप लोगों के कहने के अनुसार इस पे वीडियो बनाएंगे अपने यूट्यूब के ऊपर। तो आप लोग खुद अब अगर इसमें हो कि सर कितना अच्छा लगा आपको, कैसा लगा, जो मेहनत की हुई है आप लोगों के लिए वो आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, कितना आप लोगों को समझ में आया, वो तो आप लोगों के हाथ में। कमेंट बॉक्स में कमेंट देके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कितना आप लोगों को इस टॉपिक को लेकर समझ में आया और कितना नहीं आया। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो आप लोगों को तो यूट्यूब पे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।